हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आपके अपने इस ड्रीम क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे। इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अपना फर्स्ट चैप्टर, और अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियो में, आप जानते हो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, और इसके जो पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्रोटॉन की खोज। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम प्रोटॉन के बारे में। चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट 2, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे टॉपिक अपना प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज के बारे में कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। ठीक, देखिएगा, एक साइंटिस्ट थे हमारे गोल्डस्टीन। इन्होंने 1886 में प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, हम लोग पढ़ रहे थे विसर्जन नलिका। इन्होंने एक विसर्जन नलिका में क्या किया, देखिएगा, विसर्जन नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ये हमारा लगाया एनोड, और इसके सामने छिद्र युक्त कैथोड लगाया। कैसा लगाया? छिद्र युक्त कैथोड। ये देखिए, ठीक। ये हमारा लगाया, इसको बोलते हैं छिद्रयुक्त कैथोड को हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, या बोल सकते हैं हम छिद्रयुक्त कैथोड। ठीक, तो क्या किया, गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विसर्जन नलिका में, हम लोग, आप पहले भी जानते हो कि हम लोग विसर्जन नलिका के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है रदरफोर्ड ने की थी, है ना। और हमने क्या किया, क्या पढ़ा था विसर्जन नलिका में? ये कांच की कम से कम 60 मीटर लंबी कांच की नली होती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड यानी एक एनोड एक कैथोड लगते हैं, ना, कई सारे पढ़ चुके थे। और इसको हम विभवांतर से जोड़ देते हैं, है ना, पोटेंशियल लगाकर। तो गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या किया, एक विसर्जन नलिका ली, वैक्यूम से प्रोवाइड किया, यानी कि उसको निर्वात में क्या किया, कम दाब पर, ऐसे करके। ये हमारा वैक्यूम पंप हो गया, यहाँ पे वैक्यूम या बोलते हैं निर्वात। ठीक, दोनों लिखा है मैंने। आपका कोई भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको समझ में आए, इसलिए हम लोग दोनों लैंग्वेज, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो क्या किया, गोल्डस्टीन ने 1886 में एक विसर्जन नलिका ली, जिसमें इन्होंने कैथोड लिया, और यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे एक एनोड इलेक्ट्रोड लिया, और यहाँ पर उन्होंने छिद्रयुक्त कैथोड लिया। तो उन्होंने क्या पाया, जब कि इस विसर्जन नलिका में कुछ ऐसी गैसें थी जो एनोड से कैथोड की ओर चल रही थी। कुछ ऐसी गैसें थी जो एनोड से कैथोड की ओर चल रही थी, और इस कैथोड के छिद्र से क्रॉस करके, यानी कि इन छिद्रों से निकलकर यहाँ पे उसने क्या किया, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करी। समझ में आया क्या हुआ? गोल्डस्टीन ने क्या किया था, एक विसर्जन नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक तरफ एनोड लिया, एक तरफ छिद्र युक्त कैथोड लिया। ऐसा कैथोड लिया जिसमें छेद थे। ठीक, प्लेट के बीच में छेद थे। और इसमें उन्होंने जब विसर्जन नलिका में जब गैस प्रवाहित की, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी रेस थी, ऐसी किरणें थी जो एनोड से कैथोड की ओर चली, और कैथोड के छिद्र से क्रॉस होकर, उसको पार कर, भेद कर, यहाँ पर इस नली पर क्या कर दिया, प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर दी। तो इन कणों को क्या नाम दिया गया? इन कणों को नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, डब्ल्यू वाइन। कौन सा साइंटिस्ट आए? साइंटिस्ट आए हमारे डब्ल्यू वाइन,
और कौन से साइंटिस्ट आए, और आए थॉमसन। उन्होंने इसके प्रोटॉन के निम्नलिखित गुण दिए। क्या गुण दिए? पहला गुण कि सभी प्रोटॉन किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक, तो सीधी रेखा में चल रही तभी तो इसके छिद्रयुक्त कैथोड को क्रॉस कर लिया ना। अगर टेढ़ी मेढ़ी जाती तो आराम से निकल जाती है ना, प्रतिदीप्ति उत्पन्न ना करती। तो यह सीधी रेखा में चलती है। ये भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि इनमें भी अपनी खुद की गतिज ऊर्जा हो सकती है। सेम जो गुण हमारे कैथोड किरणों के थे वही सेम गुण हमारे प्रोटॉन किरणों के हैं। और जैसे उसमें हमने आपने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र लगाया था, है ना, ऐसे ही सेम ये जो प्रोटॉन किरणें होती हैं ये विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये किरणें जो है एनोड से निकल रही हैं और एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक, क्योंकि ये किरणें एनोड से निकल रही हैं, एनोड पॉजिटिव होता है, इसलिए प्रोटॉन किरणों को प्रोटॉन किरणें कहें या इसको हम धन किरणें कहें, या क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, या इसको हम गोल्डस्टीन किरणें कहें, या इसको हम कैनाल किरणें कहें, एक बात है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप प्रोटॉन किरणों के बारे में पढ़ के गए और एग्जाम में आपके बारे में धन किरणों के बारे में पूछ दिया तो कहोगे आपने मैं पढ़ाया नहीं, है ना। कैनाल किरणें पूछ दिया गया तो कहोगे आपने मैं पढ़ाया नहीं। गोल्डस्टीन किरणें तो आपको अगर ये तो साइंटिस्ट है, ये किरणें कहाँ से बन गए, है ना। तो इसलिए आपको बता दिया गया कि प्रोटॉन किरणें क्योंकि धन आवेशित होती हैं, धन कणों से निकलती हैं, इसलिए इसको धन किरणें भी कहते हैं। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी इसलिए इसको गोल्डस्टीन किरणें भी कहते हैं। और क्योंकि एक सीधी रेखा में चलती हैं और इसको हम मतलब इस नली में चल जाती हैं इसलिए हम इसे कैनाल किरणें भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक ही हैं। और इससे 4 क्वेश्चन जो है, प्रोटॉन किरणें क्या होती हैं, धन किरणें क्या होती है, गोल्डस्टीन किरणें क्या होती है, कैनाल किरणें क्या होती है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए गुण तो जो हमने इलेक्ट्रॉन यानी कि जो हमने कैथोड किरणों के गुण पढ़े थे वही गुण सिर्फ इसमें है कि ये सीधी रेखा में चलती है, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, ये विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जैसे आप जानते हो हम लोग सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हमारे 3 सूक्ष्म कण थे, हमारे सूक्ष्म कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। ये चैडविक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, सन 1932 में बेरिलियम, जिसको हम लोग Ba से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक तत्व है जो आप जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता लगेगा। ठीक, तो चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, 1932 में जब बेरिलियम पर, इसको Be से रिप्रेजेंट करते हैं, जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की ये से बोलते हैं 2He4 को बोलते हैं हम अल्फा कण, अल्फा लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा बेरिलियम। क्या किया चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने सन 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की। ठीक, यानी बेरिलियम धातु की जो पन्नी होती है उस पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। तो उन्होंने क्या पाया, देखो उन्होंने क्या पाया, देखिए क्या कि जब उन्होंने बेरिलियम पे अल्फा कणों की बौछार की तो उन्हें एक नए तरह के कणों की प्राप्ति हुई। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो 4 और 2 6 और यहाँ पे भी 6। ठीक, तो यहाँ क्या बचा 0। ठीक, यहाँ देखो 9 4 कितना होता है 9 4 बोलो कितना होता है 13 है, और यहाँ कितने हैं 12, कितने बचे 1।
इधर इधर ऊपर वाले का परमाणु भार जो है, ऊपर जो हमेशा भार ऊपर लिखा जाता है, जो भार है कितना है 9 4 12, लेकिन यहाँ कितना यूज हुआ, सॉरी 9 4 कितना होता है 13, यहाँ कितना यूज हुआ 12, तो कितना बचा 1। ठीक ठीक है, समझ में आया आपको। तो बेरिलियम ने, तो यहाँ पे इन्होंने मान लिया कि यहाँ एक कोई ऐसा कण प्राप्त हुआ जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 0 था। एक नए तरह के कण उन्होंने प्राप्त किए। कब? जब चैडविक साइंटिस्ट ने 1932 में बेरिलियम धातु की पन्नी पर अल्फा कण को प्रभावित किया, तो उनको एक नए तरह के कणों की प्राप्ति हुई जिस पर कोई आवेश नहीं था। इसका मतलब ये कैसे थे? विद्युत के उदासीन। ठीक, इस और बाद में चैडविक ने इसका नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन। इसीलिए हम बोलते हैं कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। कब? 1932 में। ठीक, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमाणु के नाभिक की खोज। परमाणु के नाभिक की खोज। अब जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए, उन्होंने परमाणु की खोज की, परमाणु के सूक्ष्म कणों के बारे में जाना, और ये जाना कि परमाणु विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, है ना। कई सारे प्रयोग करते गए करते अचानक से रदरफोर्ड को ये ख्याल आया कि अगर परमाणु है और परमाणु सूक्ष्म कणों यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो यानी कि परमाणु का भी कुछ अस्तित्व होगा। क्या है ये परमाणु, है ना। तो उन्होंने परमाणु के बारे में और डिटेल स्टडी की, जिसपे उन्होंने क्या किया देखिएगा। क्या किया उन्होंने? ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, क्या साइंटिस्ट थे? एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया? अल्फा कण की बौछार की। किस पर? सोने की, ये है आपकी इसको बोलेंगे सोने की पन्नी। ठीक, एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की। किस पे? सोने की पन्नी पर। और सोने की पन्नी के पीछे क्या लगा दिया? जिंक सल्फाइड की पन्नी। यहाँ पे क्या लगा दिया इन्होंने? ये क्या लगा दिया इन्होंने? ये इन्होंने लगा दिया जिंक सल्फाइड की पन्नी। ऐसे। और उससे जो निकलने वाले परिणाम थे, निष्कर्ष थे, उसको उन्होंने नोट किया। क्या किया रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की सोने की पन्नी के ऊपर, और सोने की पन्नी के पीछे जिंक सल्फाइड की एक परत लगा दी। ठीक, तो उन्होंने पाया कि अल्फा कणों से निकलने वाली जो किरणें थी वो सोने की पन्नी को भेद कर निकल गई। ठीक, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और सोने की पन्नी के पीछे उन्होंने लगा दी जिंक सल्फाइड की एक परत। ठीक, देखिएगा क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकाला। कुछ तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसी भी किरणें थी जो अल्फा कण जिससे होकर सोने की पन्नी से होकर निकल रही थी, तो सोने की पन्नी को भेदते हुए सीधे निकल गई, है ना, और जिंक सल्फाइड को जाके प्रतिदीप्त कर दिया। देखिएगा, अभी बताती हूँ आपको। तो परमाणु के नाभिक की खोज करने में रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की। किस पे? सोने की पन्नी के ऊपर। ठीक, और उसके पीछे उन्होंने
जिंक सल्फाइड की परत लगा दी। ठीक, और क्या पाया? जिंक सल्फाइड की परत लगा दी तो अल्फा किरणें सोने की पन्नी को भेदते हुए जिंक सल्फाइड पे जाकर बिंदु के रूप में एकत्र हो गई। तो परमाणु के नाभिक की खोज करते करते जब रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किया, जिस पर उन्होंने क्या किया कि जब अल्फा कणों की उन्होंने बौछार की सोने की पन्नी के ऊपर और उसके पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड की परत लगा दी। ठीक, जिसमें उन्होंने देखा कि अल्फा कणें जो हैं वो सोने की पन्नी को भेदते हुए जिंक सल्फाइड पर बिंदु के रूप में एकत्र होती गई, जिसके टकराव को रदरफोर्ड ने जो परिणाम निकले उसको रिकॉर्ड किया, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने यह पाया कि कुछ अल्फा किरणें जो हैं वो सोने के पन्नी को भेदकर सीधे पार करते हुए जिंक सल्फाइड पर जाके टकराती हैं। कुछ किरणें जो हैं वो सोने से पन्नी से विक्षेपित होकर 90 पे मतलब 90 डिग्री पे विक्षेपित होकर ऊपर की ओर चली जाती हैं। कुछ अपने मार्ग पे विचलित होकर वापस चली जाती हैं, कुछ थोड़ी विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड ने पाया कि लगभग सभी अल्फा कणें जो हैं वो सोने की पन्नी को भेदकर जिंक सल्फाइड की परत पर बिंदु के रूप में दर्ज होती हैं। ठीक, लेकिन कुछ किरणें जो हैं वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं तथा कुछ किरणें ऐसे किरणें थी जो अपने पथ पर वापस लौट रही, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से वापस आ रही हैं। ठीक, इस जगह। और कुछ जो है वो क्रॉस करके इधर आ गई, यहाँ बिंदु के रूप में दर्ज हो गई। कुछ अपने पथ से यहाँ से टकरा कर विक्षेपित उधर आ गई, कुछ उधर आ गई, कुछ उधर आ गई। ठीक, समझ में आया? जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? परमाणु के नाभिक की खोज करते हुए उन्होंने ये प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने पाया कि अल्फा कणें जो हैं वो सोने की परत को भेदते हुए जिंक सल्फाइड की परत पर बिंदु के रूप में दर्ज हो गई तथा कुछ कणें ऐसी भी थीं जो अपने पथ पर विचलित हो गई और कुछ भी ऐसी थीं जो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आई, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का मध्य भाग धनावेशित है। तभी तो ये मध्य भाग से क्या विचलित होकर वापस आ गई, यानी पॉजिटिव किरणें थी। अल्फा कण कैसे होते? पॉजिटिव। अल्फा किरणें जो थी पॉजिटिव थी और इस यहाँ पे भी भाग पॉजिटिव था, तो क्या हो गया? रिपल कर दिया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। तो परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब परमाणु का मध्य भाग कैसा है? धनावेशित है। तभी तो अल्फा कणें अपने मार्ग से विचलित हो गई। दूसरा निकाला, और इसका मतलब कि परमाणु मतलब समस्त, और दूसरा क्या निकाला? इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। तभी तो यहाँ से टकरा कर इधर उधर विचलित हो गई, है ना? अगर भरा होता तो विक्षेपित ना हो पाती। तो पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का मध्य भाग धनावेशित है, और दूसरा निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, और तीसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है, जहाँ पर धनावेश की इतनी ज़्यादा घनत्व होता है कि सभी किरणें आपस में टकराकर उसके नाभिक से टकराकर वापस निकल आती हैं। ठीक, तो परमाणु के इस भाग को रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक नाम दिया। निष्कर्ष क्या निकाला? तीसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, तीसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। तीसरा निष्कर्ष, पहला तो निकाला कि समस्त भाग परमाणु का मध्य भाग धनावेशित है, दूसरा परमाणु अधिकांश रूप से खाली है, बाकी भाग जो है बाकी, है ना? और तीसरा निकाला परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके परमाणु के केंद्र में है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। इस भाग को, मध्य के भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया, या हम बोल सकते हैं केंद्रक। यहाँ से परमाणु के नाभिक की
खोज हो गई। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। समझ में आ गया आपको? बहुत आसान है, आप खुद ही रदरफोर्ड बन जाइएगा। जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आप रदरफोर्ड होते और रदरफोर्ड ने क्या क्या किया वो आप भी करते जाओ, और आपको बस नाभिक की खोज आप भी हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा, और आपको नाभिक की खोज आपको क्वेश्चन पेपर में आपको दिखने में, आंसर करने में हेल्प करेगी। तो समझ में आ गया? बहुत आसान है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक।